हेलो यूएस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है वो आज एक वाक़या जो दरपेश आया है, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि एक ना होने वाला वाक़या जो आज दरपेश आया है प्लेन क्रैश का। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के भी जो रिलेटिव्स उस प्लेन में सवार होंगे, जो ज़ख्मी हो गए होंगे, अल्लाह उनको जो है वो जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, और जो नहीं रहे और गुजर गए हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको जन्नत में आला दर्जे में जगह दे। बैक टू द पॉइंट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है मिथ्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हमने अक्सर जो है वो बात हमारे कुछ सेशंस में हमने पहले भी जो है कंडक्ट की थी, और कुछ सेशंस जो हमने बात भी किए उसमें हमने ये बात जो है बारहा नोटिस की थी कि जो व्यूअर्स थे उनकी कमेंट्स में हमें काफ़ी चीज़ें इस तरह की मिल रही थी कि इंग्लिश का डर, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश लिखने का, राइटिंग भी जो है वो एक तरह का जो है वो डर पैदा कर रहा था इनको कि ये एक फियर है। तो अब मैं आज जो है वो हमारे साथ जो सेशन हमने रखा है वो है मिथ्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश पर, कि इंग्लिश के सीखने के क्या ऐसे जो फॉल्स बिलीव जो हमारे माइंड में होते हैं उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर मजीद रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तारिक अब्बास साहब। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज मैं भी थोड़ा सा लो एनर्जी में हूँ आज के वाक़े की वजह से, और इसने हम सबको ज़ाहिर है बड़ा मेंटली भी अफेक्ट किया है। और बस ये एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसके ऊपर बंदा जो भी बात करे कम है। तो चलें हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला जो मरहूमीन हैं उनको जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए, उनको जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। इतना बड़ा और इतना सडन इंसिडेंट है कि इसके ऊपर तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। तो सर, जो जिस वक्त ये वाक़या मुझे जब इस बारे में नॉलेज हुई तो 2 मिनट के लिए तो वो एक जो है ना कि हमें बिलीव नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और इस ऐसे मौके पर जहाँ पे जो है वो बिल्कुल इस तरीके के माहौल चल रहे हो और ऐसा कोई ट्रेजेडी आपके सामने बिल्कुल अचानक से आ जाए तो वो काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट करती है। और उससे जो मैं काफ़ी जो है अभी तक यही सोच रहा था कि ये क्या वजूहात हुई होंगी, क्या ऐसे मामला बन गए होंगे जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का एक जो वाक़या है दरपेश आ चुका है। और इसके अलावा तो अभी कुछ वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास कि जिससे मैं जो है वो अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से बयान कर सकूं कि क्या जो है वो एक दिल में जो कहते हैं ना कि हमारे एक ऊंचा ऐसा बन जाता है कि अब इसको निकालें तो कैसे निकालें, उसको वर्ड्स नहीं मिलते उस फीलिंग्स को बाहर एक्सपोज करने के लिए हमारे पास। तो सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें और उसके बाद जो है वो हम सेशन के ऊपर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इब्राहिम फॉर अरेंजिंग एन इंटरेक्टिव सेशन, और आई वुड लाइक टू वेलकम मिस अलीज़ा फातिमा इमरान यूसुफ फॉर ज्वाइनिंग अस। एज फार एज माई इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, आई एम तारिक अब्बास एंड आई हैव डन डबल मास्टर्स इन इंग्लिश। पहला मास्टर्स मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, और दूसरा मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में किया था कराची यूनिवर्सिटी से। और मैं 24 साल पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, बिजनेस इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की भी कुछ क्लासेस में ले चुका हूँ। और जहाँ तक मेरे इसके अलावा सर्टिफिकेशन का ताल्लुक है तो मैं, जिसे अभी हम HEC कहते हैं, तो पहले इसका नाम UGC था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। वेलकम इस सना। तो मैंने वहाँ से भी 7 डेज़ की ELT सर्टिफिकेशन ली है। मैंने 90 आवर्स का कोर्स पेल्ट से भी किया है, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। आगा खान से भी मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स ली हैं।
और ऑनलाइन भी मैं brainbench.com, बर्लिन USA, कॉलचेस्टर स्कूल ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ वगैरह वगैरह काफ़ी सारी जगहों से सर्टिफिकेशन में ले चुका हूँ। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा बैकग्राउंड है। सो वेलकम सर स्मार्ट गेम्स अकेडमी में। ऑलरेडी जो है मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सर तारिक अब्बास साहब जो है वो हमारे साथ ऑलरेडी एक पहले सेशन कर चुके हैं और उनके बाद आज जो है ये इनका हमारे साथ दूसरा सेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह फर्स्ट सेशन जो है वो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ चीज़ें जो है हमने इनसे बेसिक इंग्लिश के बारे में जो है वो इनसे सीखी थी और उसके बाद जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो हमने इनके सेशन के बाद जो है अपने जब हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो काफ़ी कुछ चेंजेस हमने अपने अंदर देखी, जो एक होता है वो चेंजेस हमने देखी थी। और उम्मीद करता हूँ कि आज इस सेशन के बाद भी जो इंग्लिश के लर्न करने के मिथ्स हमारे दिमाग में जो मौजूद हैं, जो एक फॉल्स बिलीफ जो हम अपने दिल और दिमाग में लगा के बैठे हैं कि ये तो ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, उससे जो है वो आज जो है वो हम रिलीफ होंगे और एक नए बिलीफ के साथ कि एक बिलीफ तो यही बिल्कुल हमारा होगा कि इंग्लिश इज नॉट दैट मच हार्ड टू लर्न। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है सीखना। इंग्लिश जो है वो अगर सीखना चाहे, अगर आपके अंदर वो चाहत है या वो अगर विल है, पावर आपके अंदर मौजूद है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो आप लाजमी तौर पर वो चीज़ को सीख जाएंगे। सो सर ओवर टू यू, आप जो है वो अपना सेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इब्राहिम। मैं कैरल डिविक की एक छोटी सी कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। वो शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट स्टैनफोर्ड एंड शी सेज दैट लव challenges intrigued by mistakes, यानी कि मिस्टेक्स आपको वक्ती तौर पे थोड़ा इंट्रीग करती हैं, लेकिन आपने उनसे बददिल नहीं होना है। एंजॉय एफर्ट एंड कीप ऑन लर्निंग। जो आप डेली बेसिस के ऊपर आप एफर्ट करते हैं उसको एंजॉय करें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी मिथ्स विच आर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली। बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह जगह इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटर्स ओपन हुए हुए हैं। एवरी सेकंड पर्सन इज आइदर ए डॉक्टर और एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है जिनका हकीकत से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, एक बार जब आपको फैक्ट्स का पता चल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो जब मिथ्स या वो चीज़ों को जो मुश्किल बना के पेश किया जा रहा है, तो आपको पता चलता है कि रियलिटी में चीज़ें सीखना बहुत सिंपल और बहुत आसान है। ये एक लैंग्वेज है, ऑलरेडी यू हैव लर्नड वन लैंग्वेज विच इज़ योर मदर लैंग्वेज और योर फर्स्ट लैंग्वेज। अब आपने एक दूसरी लैंग्वेज सीखनी है और हर लैंग्वेज के अंदर कॉमन चीज़ें हैं। सबसे पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लिसनिंग को कितना टाइम दे रहे हैं। हर बंदा सीखने के चक्कर में लगा हुआ है। एवरीबडी वांट्स दैट ही शुड स्पीक इंग्लिश। ओके, व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट इज योर लर्निंग? वी हैव नेवर इंटरेक्टेड विद नेटिव स्पीकर्स। हमारा नेटिव स्पीकर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे लिए लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रोल मॉडल नहीं होते, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन लेवल नेटिव लाइक नहीं होता, तो हम ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली वो चीज़ें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर भी करूँगा आपके ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स के साथ। जस्ट जाएँ, क्लिक करें और नेटिव्स के साथ आप इंटरेक्ट करना शुरू कर दें या नेटिव के लिखे हुए मटेरियल से इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। तो वो आपको जब मटेरियल सही मिलता है, आपको गाइडेंस सही मिलती है, फिर आपकी एफर्ट होती है, तो फिर आप सीखना शुरू कर देते हैं। एक और सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका एक पर्पज़ होता है। यू डू नॉट लर्न लैंग्वेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। वो बहुत कम लोग करते हैं कि आपने उर्दू सीखी हुई है, आपने पंजाबी सीखी हुई है, आप फ्रेंच सीख लेते हैं, आप जर्मन सीख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ फन। ठीक है, और उसमें फिर आपका टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आपकी नीड होती है, जैसे अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाह रहे हो, आप आइल्ट्स सीखते हैं, तो आइल्ट्स क्या है? अगेन इट इज़ टेस्ट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और ग्रामर्स में इन्वॉल्व होती है। तो आप 3 महीने में इंस्टीट्यूट में जाके, टीचर से जाके और प्रैक्टिस करके वो चीज़ें सीख लेते हैं, जो हो सकता है पिछले 12 सालों में आपने एफएससी करने के बाद भी चीज़ें ना सीखी हों। तो जो आपकी नीड है वो बेसिकली डिटरमिन कर रही होती है
और दूसरा ये होता है कि फिर आपका क्वालिटी क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स क्या है। अभी भी अगर आप किताबों को सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं और आप रैनन मार्टिन और पुरानी किताबें उठा के लेके आते हैं जो कि 19वीं सदी के लिए लिखी गई हैं, और आप सोचते हैं कि आप उससे CEFR या मॉडर्न जो है एग्जामिनेशन उनको क्लियर कर लेंगे, तो देन आप उसी साइकिल के अंदर घूमते रहेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज है, इसमें आपको एक तो ग्रामर भी सीखने की बड़ी ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामर का बगैर हमारा काम चल जाएगा। ग्रामर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड यू आर कमिटिंग मिस्टेक ऑफ द टेंसेस या आपको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आपका जितना भी नॉलेज है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो आपकी इंप्रेशन मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, लोग आपको फिर सीरियसली लेते हैं। तो आपको ग्रामर भी सीखनी है। इसमें यू हैव टू लर्न द वर्ड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर योर डेली एंड कॉमन यूज़। ठीक है, आपको अपने एक्सेंट को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है कि हम लोग लेटर स्टेज के ऊपर नेटिव लाइक एक्सेंट में नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक न्यूट्रल एक्सेंट जो है वो गेन कर सकते हैं। और हमें खामखा जो वेस्टर्न एक्सेंट है उसको बहुत ज़्यादा मिमिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उसको इनिशियल लेवल के ऊपर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए करते हैं, बट ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि वंस योर वोकल फोल्ड्स हैव डेवलप्ड, 25 साल 30 साल, मैं अडल्ट लर्नर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप कभी भी एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकते। तो आप अपने आप को न्यूट्रल एक्सेंट में लेके आएँ और अपनी जो है लैंग्वेज की स्किल आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, तो आप देखें कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बोल रहे होते हैं, यू आर द सेंडर, और जो आपका रिसीवर होता है, ठीक है, जो रेसिपिएंट होता है, जो आपका लिसनर होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ले रहा होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सेंट या टोन या आपका जो इंटोनेशन है या जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कैसा है, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, आपने उन वर्ड्स को कैसे इडियम्स और फ्रेजेस में दूसरे के लेवल के मुताबिक ला के उसको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं 24 साल पढ़ाने के बाद ये समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता वो है स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर। आपने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि जी आप प्रेजेंटेशन देनी है तो आप अकेले में तैयारी करें, मिरर प्रैक्टिस करें, बट वंस यू मीट रियल पीपल इन रियल टाइम तो आपकी वो सारी चीज़ें शटर हो जाती हैं। तो आपको ये भी ज़रूरत है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स्ड होनी चाहिए, आपको मिरर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, आपको लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स हैं, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, और आपको इमोशनली बैलेंस होकर कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि आपकी लैंग्वेज जितनी भी अच्छी है, जब तक आप एम्पैथी नहीं यूज़ करेंगे, जब तक आप लिसनिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप बोले जा रहे हैं एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू योर पार्टिसिपेंट, और वो लिसनिंग सिर्फ वर्ड्स वाली नहीं है, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड करना है, आपने उसकी एक्सप्रेशंस को भी रीड करना है, आपने उसके आई कॉन्टैक्ट को भी रीड करना है, आपने इन बहुत सारी चीज़ों को रीड करना है, और उसके बाद आपने उसके एक्सप्रेशन के मुताबिक अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करना है। अपनी जो टोन है वो अपने पोलाइट रखनी है ताकि वो जो ऑडियंस है आप उसको एंगेज कर सकें। अगर आप कन्वर्सेशन में या इंग्लिश स्पीकिंग में अपने ऑडियंस को ही एंगेज नहीं कर पाते और उसका जो है वो माइंड चेंज होता रहता है, तो देन अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं इनको बताऊंगा। जैसे पावर टॉक का एक फार्मूला है कि सबसे पहले जो भी चीज़ आपने इंग्लिश में जाकर डिस्क्राइब करनी है, आप उसको कहीं लिख लें इनिशियल लेवल के ऊपर, उसकी रिहर्सल कर लें और फिर इसको डिलीवर करें। और जब आप डिलीवर करें तो वीडियो रिकॉर्ड करें अपने आप को। जब आप अपने उनको वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपनी वॉइस को चेक करें, शेकी है, कॉन्फिडेंट है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, आपकी जेस्चर्स कैसी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है, यानी कि जो ग्रामर है, जो वोकैबुलरी है, जो प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, हाउ यू कैन गेन द ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, आपको वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जिनके मीनिंग आपको क्लियर हों, और इसके लिए आप बहुत सारी जगहों से हेल्प ले सकते हैं। और आजकल तो चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आपके पास ट्वीट्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त, बराक ओबामा ने अपनी सारी कैंपेन ट्विटर के ज़रिए लॉन्च की थी। सर, आप उसमें मैं ट्रेंड्स की आपसे तरफ ना जाएं, आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ चले जाएं, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ चले जाएं।
सर एक सवाल जो है वो हमारे पास आया है, मैं जरा वो जी मैडम अलीजा, जी जी सर वो मैडम अलीजा का मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो कि वो कह रही हैं कि इंग्लिश जो है वो लिंग्वाफेशियल हम कहते हैं, और कहते हैं कि इट शुड बी लर्न विद इट्स ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इसके ऊपर आपके क्या परसेप्शंस हैं, ये जरा शेयर कीजिएगा। जी मिस अलीजा फातिमा, वंडरफुल क्वेश्चन। इंग्लिश जो है वो एक लिंग्वा फ्रैंका है। लिंग्वा मीन्स लैंग्वेज, फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज है। अगर आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है, तो वो चाइनीज़, उसके बारे में लोगों की एक्सपर्ट की ओपिनियन है। दूसरे नंबर पे स्पेनिश है, कई लोग अब इंग्लिश भी कहते हैं कि अब वो ग्रेजुअली गेन कर रही है। और तीसरे नंबर के ऊपर इंग्लिश आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन पहली दो लैंग्वेजेस जो हैं वो लिंग्वा फ्रैंका नहीं है। इंग्लिश जो है वो लिंग्वा फ्रैंका है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो 80% आपको इंग्लिश मिल रहा है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आपको इंटरनेट के ऊपर मोर देन 60 to 70% मटेरियल जो है वो इंग्लिश में मिलता है। आपने कहीं बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, मल्टीनेशनल में जाना है, इंटरव्यू देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी क्लाइंट की बेस आपने बढ़ानी है, तो उसके लिए इंग्लिश जो है वो आपके कॉमन मिलते थे, इसलिए इंग्लिश इज द लिंग्वा फ्रैंका। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने एम्बेडेड क्वेश्चन मैडम का है, वो ये कह रही है कि इट शुडंट बी लर्नड विद इट्स ग्रामेटिकल, इट इज सेड दैट ग्रामेटिकल। देखिए, अगर आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से नहीं सीखते और आप आई गोइंग देयर वेंट या कोई इस किस्म के वर्ड्स यूज करना शुरू जो कि ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं है, तो वो आपके मीनिंग को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ग्रामर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये कुछ ज़माने में ये एक बड़ा एक ट्रेंड चला था कि जी लिसनिंग विल कम बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग विल कम बाय लिसनिंग बाय स्पीकिंग, ठीक है, और ग्रामर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग आप हायर लेवल के ऊपर अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा M.A.K. हैलीडे। M.A.K. हैलीडे लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने ग्रामर को बाकायदा एक साइंस का दर्जा दे दिया था और इसको कहा कि इट इज़ ग्रामेटिक्स। ग्रामर जो है ये ग्रामेटिक्स है। अगर आप गूगल करेंगे ग्रामेटिक्स को तो आपको बहुत सारी चीज़ उसमें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप ग्रामर को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कंटेक्चुअलाइज्ड ग्रामर सीखनी है, ठीक है, आपको आइसोलेटेड लैंग्वेज नहीं सीखनी है। आप पूरी ज़िंदगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगे रहेंगे, टेंसेस में लगे रहेंगे, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको कम्युनिकेटिव यूज़ के अंदर लेके नहीं आएंगे। और कम्युनिकेटिव यूज़ में आने के लिए आपको F.R. पामर को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको जेफरी लीच को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको डेविड क्रिस्टल को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको कैथरीन ब्रिजिस को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको माइकल स्वेन को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको पेट्रिशिया को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको जॉन ईस्टवुड को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये वो नेटिव राइटर्स हैं जिन्होंने ग्रामर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और जेफरी लीच की जो किताब है मीनिंग एंड इंग्लिश वर्ड, बहुत शानदार किताब है। तो मेरा ख्याल है कि मिस अलीदा को हो सकता है थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर एग्री करें कि ग्रामर का बगैर तो देखें, आप क्लास में जाके आप अनग्रामेटिकल हो जाए तो बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। तो थियोरेटिकली तो ये कहना ठीक है कि मतलब ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट वंस टू गो इन द प्रैक्टिकल लाइफ तो यू हैव टू गो। आप इंटरव्यू में जाएं और जो कमिट ग्रामेटिकल एरर्स और फिर आप अपनी फीडबैक ले लीजिएगा। सर ये एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में है कि हम कहते हैं कि जो कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी हो तो अगर आप उसे सुनेंगे, उसे बोलेंगे तो आपको बोलना आ जाती है और आप उसको सुन सकते हैं। तो अगर लिसनिंग और स्पीकिंग कर सकते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो सर क्या इंग्लिश में भी हम यही कहते हैं कि बोल के ट्राई करें, बोलना तो बोले, जैसे टूटी फूटी भी अगर इंग्लिश बोलते हैं वो बोलने से ही जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो क्या ये बात भी सही है कि ऐसा करना चाहिए, या फिर बच्चों को पहले इसके बारे में इंग्लिश की कुछ ग्रामर्स वगैरह सिखानी चाहिए और फिर इसको बोलने पे आमादा करना चाहिए? देखिए सर, इसमें ना दो अप्रोचेज हैं लैंग्वेज के हवाले से। एक है लैंग्वेज फॉर एक्यूरेसी और एक है लैंग्वेज फॉर फ्लुएंसी। एक्यूरेसी कब आती है? जब आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करवानी है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो सारा राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज को सिखाने का ताल्लुक है तो मैंने जैसे कहा, सबसे पहले लिसनिंग, आप मैक्सिमम लिसनिंग करवाएं।
ठीक है, और आप उसके बाद स्पीकिंग करवाएं। आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको लैंग्वेज बोलनी है तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनने से आपको वोकैबुलरी भी आ रही है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लैंग्वेज, तो आपने क्या चीज़ें उसमें पकड़नी है, आपने फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है। आप 1 घंटा बीबीसी सुनते रहते हैं, आप 30 डेज लगा लेते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो आपने बारी बारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहले आपने फोकस करना है कि वो किस कैसे, उनकी टोन क्या है, किस वर्ड को वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम पंजाबी में, आई एम बेसिकली पंजाबी स्पीकर, हम केसट कहते हैं, केसट, वो जो पुराने ज़माने में आती थी। लेकिन जो नेटिव है उसको वो कैसेट बोलेगा। हम इसको फोटोग्राफी कहते हैं, वो फोटोग्राफी बोलेगा। तो जब आप लिसनिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन आना शुरू हो जाएगा, आपको वोकैबुलरी आनी शुरू हो जाएगी, नेटिव जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं आपको वो आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप स्पीकिंग के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन विदाउट लिसनिंग जो है आपकी स्पीकिंग वो फिर लाइफ में आगे नहीं चलती। अब ये मैडम अलीजा ने एक दोबारा इसमें लिखा, स्टूडेंट आर रिलक्टेंट टू स्पीक इंग्लिश इवन दो दे राइट वेरी वेल बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे लैक कॉन्फिडेंस, फ्लुएंस एक्स्ट्रा। हाँ, मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मिशन मैं लेके चल रहा हूँ, जो मैंने अभी तमाम टीचर्स की ग्रूमिंग के लिए अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, वो ये है कि अपनी लाइफ स्किल्स को बीच में लेके आए। अगर आपके पास सेल्फ स्टीम नहीं है, घर में आपको किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया, क्लास में जब आप बोलते हैं बच्चे आपके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, टीचर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दे रहा हूँ, तो आप शाई होंगे, आप इंट्रोवर्ट होंगे, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। तो इसका ताल्लुक कहाँ से है? तो जो भी लैंग्वेज बोलनी है, जो भी चीज़ें आपने करनी है, इसका ताल्लुक आपकी माइंड से है, आपकी सेल्फ स्टीम से है। ठीक है, तो एज अ टीचर हमारा ये काम है कि हम बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, हम उनको सर ये सिचुएशन। बाकी हम ये भी अक्सर देखते हैं कि जब हम एक टीचर जो है पढ़ा रहा होता है और बच्चा जब एक ग्रामेटिक के लिए जो है वो कोई मिस्टेक करता है, तो एक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब वो करता था हम उसे एज जोक ले लेते हैं, तो बच्चे की वो सेल्फ स्टीम को पहले खत्म कर देता है एक तरीके से। बिल्कुल जो है वो बच्चा जो है वो उसके बाद जो है अगली बार तो बोलने की कोशिश ही नहीं करता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि टीचर को उसको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो करेक्शन इस मैनर में होती है, टीचर तो करेक्ट कर रहा होता है लेकिन वो इस मैनर में करेक्ट कर रहा होता है कि बच्चों को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट हो रही है। तो सर इसके फिर और फिर बच्चा उस चीज को बोलने के लिए जो है वो उस पर एग्री नहीं करता है। तो सर फिर इस पे किस तरीके से करें कि बच्चे को ग्रामर तो हमें सिखानी है, अब उसको करेक्ट करने का एक सही तरीका क्या हो? क्योंकि एक यही है कि जब तक कि मुझे ग्रामर मिथ, अगर हम बात करें आज हमारा टॉपिक मिथ पर ही है, तो मैं इस पे बिल्कुल ये कहूंगा कि मिथ हमारे पास यही है कि जब तक ग्रामर नहीं आएगी तब तक तुम बोल नहीं सकते, और अगर तुमने बोलना सीख लिया तो तुम्हें कभी ग्रामर नहीं आएगी। एक दो कॉन्सेप्ट ये जो है वो चलते रहते हैं, जिसे आपने बात की एक्यूरेसी और फ्लुएंसी की, तो ये जाहिर सी बात है वो आप नेक्स्ट हमारा टारगेट करता है कि हम क्या चाह रहे हैं, कि एक्यूरेसी चाह रहे हैं या फ्लुएंसी चाह रहे हैं। सर इसके बाद और जो एक पॉइंट मेरे पास ये भी है कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में कि इंग्लिश जब हम बोलते हैं, आपने कहा बीबीसी सुने, वो सुनते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं समझ में आई, तो इंग्लिश का थोड़ा सा जो है वो एक फ्लक्चुएशन भी है हमारे पास जो है वो इंग्लिश तरह तरह की जो है वो आ गई है, कि इंग्लिश यूएस वाली भी आ गई है, फिर हमारे पास इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की भी आ गई है, ब्रिटेन की, फिर हमारे पास जो एक इंग्लिश आई है वो इंडिया की आ गई है, कि वहाँ की इंडियन इंग्लिश हो गई है। तो अलग अलग जो है वो पाकिस्तानी इंग्लिश भी हमारे पास मौजूद है, तो अलग अलग तरह की इंग्लिशेस हमारे पास मौजूद है सर। तो अब क्योंकि इतनी वास्ट इंग्लिश हो चुकी है, इतने डाइवर्जेंस इंग्लिश के हो चुके हैं, तो अब समझ में नहीं आता कौन सी इंग्लिश को एडॉप्ट करना चाहिए। तो एक फैक्टर आई थिंक यही है। सर इब्राहिम, आपने बहुत सारे सवाल एक छोटी सी पॉकेट में बंद करके दे दिए हैं, बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं। अच्छा, पहले मैं बात करूंगा कि बच्चा बोल रहा है और टीचर डांट रही है या उसके, अब पहले तो आपको ये देखना है कि यू आर अ टीचर बाय चॉइस और यू आर बाय फोर्स। अगर आप बाय चॉइस आप आए हैं प्रोफेशन के अंदर, तो टीचर के लिए पेशेंस भी बड़ी ज़रूरी है। आपको बच्चे के लेवल के ऊपर नहीं आना है, समझाने के लिए तो आपने बच्चे के लेवल के ऊपर आना है, लेकिन गुस्से में आपने उसके लेवल के ऊपर नहीं आना। तभी कहते हैं कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं
उसमें टीचर्स के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। वो हाइपर ना हो जाए। वो ठीक है बच्चे ज़्यादा हैं और आप थक जाते हैं चीज़, तो आप टेक्निक सीखें ना। और दूसरी बात ये कि हर बंदा जिसने इस्लामियात में ग्रेजुएशन किया है वो भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, जिसने पंजाबी में किया है, जिसने उर्दू में किया है, वो सारे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जब एक ने खुद लिंग्विस्टिक्स को गो थ्रू नहीं पढ़ानी है, साइकोलॉजी और लैंग्वेज का क्या रोल है। जब हमारा टीचर ग्रूम नहीं है हुआ है, कहीं से 3 महीने का सर्टिफिकेट ले लिया, कहीं से 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लिया, क्या ये सर्टिफिकेट उसको मास्टर लेवल के मुताबिक नॉलेज दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। अपनी तैयारी और उसकी ग्रूमिंग सब्जेक्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरी है। जब टीचर को टेक्निक्स का पता होगा तो वो ज़्यादा बेहतर पढ़ाएगा। आवाज़ आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है? आवाज़? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, बच्चे को आपने फ्लुएंसी की तरफ लेके जाना है, उसकी एक्यूरेसी की तरफ लेके नहीं जाना। क्लास में आप उससे बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, जैसे वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको इनकरेज करें, आप उसको प्यार से बताएं। जब बच्चा आपसे कन्वर्ट्स कर रहा हो उसको इंटरप्ट ना करें, उसको टोके नहीं, उसको बोलने दें। देखें, लैंग्वेज कहते हैं दीज आर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं आती। आपको मास्टर डिग्री होल्डर मिलते हैं, वो 10 मिनट नहीं बोल सकते। आप टाइमर लगाएं, उन्हें कहें टॉक ऑन एनी टॉपिक फॉर 10 मिनट्स। अगर एक मास्टर डिग्री होल्डर नहीं बोल सकता तो एक बच्चा किस तरीके से बोल सकता है? तो ये भी एक मिथ है जिसको क्लियर करने की जरूरत। अच्छा, और दूसरा सवाल आपका क्या था? सर मैंने एक सवाल आपसे ये किया था कि जो एक इंग्लिश का जो हमारे पास है वो काफी जो है वो ब्रेक्स में हमारे पास मौजूद है। एक इंग्लिश ब्रिटेन की है, एक यूएस की है, फिर एक पाकिस्तानी इंग्लिश है और एक इंडियन इंग्लिश है। तो जब हम बात करते हैं तो इन सारे फ्लेवर्स को हम मिक्स करके बोलते हैं। अब जब इन सब चीजों को मिक्स करके बोलते हैं तो पता नहीं तो सही इंग्लिश कौन सी है, कि वो इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन वाली सही थी, यूएस वाली सही थी, या पाकिस्तानी इंग्लिश सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है ना। तो सर फिर इसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? इसका मतलब टीचर को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई वो कौन सी इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। देखें, मेरी काफ़ी स्टडी है इस टॉपिक के ऊपर। डॉक्टर तारिक रहमान जो हैं, इन्होंने कोई 10-15 साल पहले किताब लिखी थी पाकिस्तानी इंग्लिश, ठीक है। मैंने वो सारी गो थ्रू की थी, जिसमें बाबू इंग्लिश, देसी इंग्लिश, बटलर इंग्लिश, उन्होंने पीएचडी की थी। डॉक्टर फौजिया शमीम है, कराची यूनिवर्सिटी में, आई थिंक प्रेजेंटली शी इज हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। इनका भी अमेरिकन लिंग्विस्ट बॉम गार्डनर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम है। हम जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश। ये जो मैंने एक सेशन दिया था प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, उसमें मैंने क्लियर किया था कि वी फॉलो लंदन इंग्लिश विच वाज कॉल्ड क्वींस इंग्लिश, इट वाज कॉल्ड किंग्स इंग्लिश, ठीक है। नाउ इट इज द लंदन इंग्लिश। हम लंदन इंग्लिश को, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वही स्पेलिंग है। हम कलर में स्पेलिंग COLOUR लिखते हैं, कार्ड नहीं कहते। हम बिस्किट कहते हैं, हम कुकी नहीं कहते, ठीक है। हम अपार्टमेंट कहते हैं, फ्लैट्स, ठीक है। दूसरी तरफ से हमारे पास चीज़ें आ गई, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें एकेडमिकली, ठीक है। मिस अलीजा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखें, इंसान जो है ना वैरायटी चाहता है, उसको जो लैंग्वेज पसंद आती है वो सीखना शुरू कर देता है, वो सीखें आप, ठीक है। लेकिन जब आप एज ए टीचर खड़ी हों क्लास में, जब आप किसी को पढ़ाना शुरू करें, तो आपको पता होना चाहिए कि वी फॉलो इन आवर रिटन एंड इन आवर स्पोकन इंग्लिश, दैट इज़ द ब्रिटिश इंग्लिश। हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी एक चीज़ आ रही है कि जैसे वो प्रोनाउंसिएशन में भी लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो डेविड क्रिस्टल बहुत बड़े एक इंग्लिश लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है वर्ल्ड इंग्लिश का, कि अब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अब लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। मिसके होप के साथ ING नहीं आता, होप इज अ स्टेटिव वर्ब, जो स्टेटिव वर्ब है उसके साथ ING नहीं आता। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं आई एम होपिंग, एक्सपेक्ट के साथ ING नहीं आता, आई एम एक्सपेक्टिंग। अब ये चीज़ें एक्सेप्ट होनी शुरू हो रही हैं। तो जैसे जैसे दुनिया इंटरेक्ट करती है, ग्लोबल विलेज होता है, तो लैंग्वेज भी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रिक्ट नहीं होती।
तो लैंग्वेज में भी चेंजेस आती हैं। तो आपको बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड नजर आते हैं, जैसे गुरु, मंत्रा, धोबी घाट। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश में भी अब मिलने शुरू हो गए। ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। हर महीने रीडर्स डाइजेस्ट पब्लिश होता है। हर महीने उस रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर 1-1.5 पेज की वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स की होती है। हर साल नई डिक्शनरी पब्लिश होती है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, और उसके पेजेस इंक्रीज होते हैं। उन इंक्रीज पेजेस में यही वर्ड्स ही तो होते हैं जो नए उसके अंदर एड ऑन हो रहे होते हैं। तो एज अ टीचर यू हैव टू रिमेन करंट विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। अच्छा, ये लाल चौधरी ने पूछा है कि बट सर वट एवर वी आर यूजिंग नाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट विच वन इज राइट। जी, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। आप ब्रिटिश इंग्लिश की किताबें पढ़ें, आप टाइप करें ब्रिटिश इंग्लिश, आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप पॉडकास्ट में जाकर देखें, आप टाइप करें कि हु आर द ब्रिटिश ऑथर्स, आपको ब्रिटिश ऑथर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया, डेविड क्रिस्टल का नाम बताया, जेफरी रिच का नाम बताया, माइकल स्पैन का नाम बताया, ये सारे ब्रिटिश ऑथर्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब के ऊपर देखना पड़ेगा। अब तो आपके पास वो मोबाइल हर वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल मैं जो है वो आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो मिथ्स हमारे दिमाग में आते हैं इंग्लिश को लेके, तो ये जो है वो किस तरीके से पहले डेवलप होते हैं। पहले बात तो मैं ये करूँगा कि इनकी डेवलपमेंट की, कि ये हमारे दिमाग में एक जो आते हैं तो आते किस तरीके से। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ कट रही थी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, बीच में इंटरप्ट हो गई थी। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक मिथ्स हम बात कर रहे हैं आज, मिथ्स वगैरह की, मिथ ऑफ इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश की, तो मैं पूछना चाहूँगा कि पहले मिथ जो है वो डेवलप कैसे होते हैं हमारे, ये ऐसा क्या हमारी लाइफ में ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ये मिथ्स जो है हमारे माइंड में डेवलप हो जाते हैं कि इंग्लिश जो है वो सीखना मेरे लिए तो नामुमकिन सी बात है, या मैं जितनी भी कोशिश करूँ सीख नहीं सकता। ये सब दिमाग में जो आइडियाज हमारे क्लिक हो रहे होते हैं मिथ्स के नाम से, तो ये क्यों होते हैं? ये जो मिथ्स हैं ये बेसिकली आपकी थॉट्स एंड थिंकिंग है। ये आपकी थिंकिंग है ना। अब ये थिंकिंग आपको कहाँ से मिल रही है? घर में बड़े भाई कह रहे हैं 4 बार फेल हो चुका इंग्लिश में पास ही नहीं हो सकते। पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हारा भाई 6 बार इंग्लिश में फेल हुआ है मैट्रिक में, आप कैसे पास करोगे? आपके दोस्त फेल हो रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश बहुत मुश्किल है। आपको टीचर सही नहीं मिले, टीचर के पास गए, उसने FA किया है, BA किया, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, उसने आपको ग्रामर पे लगा दिया, उसकी अपनी इंग्लिश सीख रही है, वो आपकी इंग्लिश कहाँ से ठीक करेगा? तो ये मिस तो हमारे माहौल से आ रही है ना। फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली थॉट्स जनरेट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमें 65,000 थॉट्स डेली के ऊपर आती हैं, ऑटो के ऊपर आती हैं, हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें से 80 to 95% थॉट्स हमारी नेगेटिव हैं। तो हमारी अपनी जो थॉट जनरेट हो रही हैं वो भी नेगेटिव हैं, हमें माहौल भी नेगेटिव मिल रहा है। तो इससे निकलने के लिए यस, इन्वायरमेंट हमें ऐसा मिल रहा है, हमें इन्वायरमेंट सही नहीं मिला, हमें टीचर सही नहीं मिले, टीचर क्वालिफाइड नहीं मिले। आप मुझे याद करके बताएं सर इब्राहिम, कितने टीचर ऐसे थे जिनसे आपने इंग्लिश सीखी और वो MA इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हों? कैन यू काउंट? Sir, I don't think I have even a single person like that in my life that who has taught me English, and he or she maybe have a master's degree in linguistic. Yes, not in literature, because literature teaches you novel, drama, poetry. I have done masters in English literature. I have done masters in English linguistics. So I can tell you that only teacher who has done masters in English linguistics or in English language teaching or in TESOL, he can guide you in a proper manner. He can suggest you good books. लेकिन ये जो मतलब कहीं इंस्टीट्यूट से 1 साल का सर्टिफिकेट ले लिया, 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लिया, फिर वो मार्केट में आके पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? आप उनसे पूछने के लिए जाते हैं, जिस टीचर को नॉलेज नहीं है उसे गुस्सा आता है, याद रखें। अब मुझे बताएं, आपके इंग्लिश के कितने टीचर थे जो गुस्सा करते थे? मुझे बताएं आप इसका जवाब। सर इंग्लिश के अगर टीचर की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 2 टीचर ऐसे मेरी लाइफ में आए थे
जो इंग्लिश के टीचर थे और काफी गुस्सा भी करते थे। तो गुस्सा आप कब करते हैं? अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है आपके सवालों से? सर उसूलन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर आप जाहिर कर सकते हैं अपना गुस्सा। नहीं आना चाहिए। देखिए, वी आर लर्नर्स, हम कोई भी डिक्शनरी नहीं है। मुझे खुशी हो रही है आपके हर सवाल के जवाब में मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मौका मिल रहा है। आपके माशाल्लाह पार्टिसिपेंट बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे तो आपका नॉलेज एक्सप्लोर होता है, और जहाँ पे कोई कमी होती है, कोई शॉर्टेज होती है, आप उसको सीखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं। तो लर्निंग इसी तरीके से होती है ना। अगर आप कह दें कि नहीं मैंने इंग्लिश में मास्टर्स कर लिया, डबल मास्टर कर लिया, अब सीखने की गुंजाइश नहीं है, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैव डन एमएस इन इंग्लिश और एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और दोज हु हैव डन पीएचडी इन इंग्लिश? मेरा नॉलेज उनको मैच नहीं कर सकता। तो जो जितना ऊपर जाएगा उसका उतनी ही विजन ब्रॉडन होगी, वो इतनी चीज़ें करेगा। तो किसी भी टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर उसके पास नॉलेज है, और टीचर के अंदर पेशेंस जो है और उसका ईक्यू जो है, इमोशनल क्वेश्चन जो है, वो सबसे बेसिक उसका पॉइंट है। ये सलार ने कुछ लिखा है, सम टाइम पीपल कैन माइग्रेट फ्रॉम यूरोप कंट्रीज एंड आफ्टर सम टाइम दे कैन स्पीक वेरी मच फ्लुएंटली इवन दे डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ ग्रामर, सो व्हाई देयर ग्रामर इज इम्पोर्टेंट इफ दे आर स्पीकिंग वेल विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज। अच्छा देखिए, मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था मैंने ये कहा था आपकी नीड डिसाइड करती है। आप यहाँ पे 3 महीने जाके किसी जगह पे अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स करते हैं और आपको फिर भी अरेबिक नहीं आती, और आपका पड़ोसी सऊदीया जाता है जॉब करने के लिए, 1 महीने बाद आता है और वो आपसे बेहतर एक्सेंट में और बेहतर अरेबिक बोल रहा होता है, तो व्हाट इज दैट? तो इन्वायरमेंट जो है वो तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आपको याद होगा हमारे बचपन में एक प्रोग्राम था टीवी पे, बड़ा मज़ा ये था, आई थिंक उसका नाम था माइंड योर लैंग्वेज, मेरे पास अभी भी इसकी सीडीज हैं। उसमें वो यही इमिग्रेंट्स के बताते थे। तो जब आप किसी भी माहौल में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाती है। आपको सेल्स रैप मिलते हैं जो कई इंग्लिश हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इतनी प्रैक्टिस की होती है कि दे स्पीक विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप उनको कहें कि उसके अलावा किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो उनकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। तो जो आपकी नेचर ऑफ जॉब है, जिस इन्वायरमेंट में है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वो आपसे मुख्तलिफ सवाल करेगा, ठीक है? तो जहाँ पे नॉलेज बेस आएगी वहाँ पे आपकी इंग्लिश खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा, और आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसके अंदर, आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं आता, आपको अपना जॉब प्रोफाइल बनाने नहीं आती, आप उसमें स्पेलिंग ग्रामर की गलतियाँ करते हैं, तो ग्रामर की तो ज़रूरत है। अब ये आपकी सिचुएशन डिफाइन करती है, ठीक है, कि उस सिचुएशन के अंदर आपको कन्वर्सेशनल इंग्लिश की ज़रूरत है या आपको ग्रामर की ज़रूरत है। जब आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको ग्रामर की ज़रूरत है, जब आप आइल्ट्स के अंदर राइटिंग दे रहे हैं तो आपको ग्रामर की ज़रूरत है, लेकिन जब आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको उस वक्त ग्रामर के साथ प्रोनाउंसिएशन की भी ज़रूरत है, आपको एक्सेंट की भी ज़रूरत है। तो ये आपकी सिचुएशन है। तो ठीक है, आप एक जगह पे जाते हैं, आप सीख लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टीचर क्लास में आ जाते हैं और आपको टेंसेस पढ़ाने पड़ते हैं, आपको एस्पेक्ट पढ़ाना पड़ता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने पड़ते हैं, तो मुझे बताएं सिर्फ कन्वर्सेशन से आप काम चला लेंगे या आपको उसका नॉलेज और उसकी एक्यूरेसी भी आनी चाहिए? जी बिल्कुल सर, नॉलेज और एक्यूरेसी भी होगी तभी जो है वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा सही से। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो है वो एक माइंडसेट ये भी है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसे हम जो है वो कहते हैं ट्रांसलेट करते हैं हम, कि पहले हमने जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उर्दू में सोचा है, अब उर्दू से उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म किया है और फिर बोलने लगे। और ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम यूज, तो वो ट्रांसलेटर जो है वो कभी ना कभी जो है कुछ एरर देता है, ठीक है, और हम बिना सोचे कि वो ट्रांसलेटर ने एरर दिया होगा हम उस चीज को बोल देते हैं। अब कोई बात हमें सामने से कर भी रहा होता है तो उसे भी हम जो है वो उस ट्रांसलेटर के प्रोसेस में डालते हैं कि पहले वो हमारे दिमाग के ट्रांसलेटर में जाएगा, वो हमें उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएगा और फिर वो बात हमें समझ में आएगी। अब उनमें से भी वही चीज होगी कि आधी बात समझ में आएगी और आधी बात ट्रांसलेटर की बात भी हमें समझ में नहीं आती है। तो
इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अभी आप मेरे सामने जो है कम्प्लीटली अगर इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कुछ बातें जो है वो हम कहते हैं ना सर के ऊपर से गुजर जाने वाली बातें वो होने लग जाएंगी। तो इससे फिर सर क्या होगा? इस तरीके से जो है मैं एक आपकी नॉलेज को जो है कम्प्लीटली इंग्लिश में अगर आप दे रहे हैं उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लो, ये किस तरीके से? दरमियान में इंटरप्शन की वजह से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड किया मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, हम पहले मदर लैंग्वेज में सोचते हैं, आपने ठीक कहा। अब मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, मैं उसको पहले उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करूँगा, फिर मैं उसको इंग्लिश में लेके आऊँगा, और इस 3 टीयर्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं गलती करूँगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अब इसका कॉज क्या है? इफेक्ट तो आ गया ना कि आई एम मेकिंग एरर्स इन माई conversational English or in my written English, but what are the causes for these errors? Number one is that our teachers teach us English language through grammar translation method. हमने तर्जुमा करते 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 सारी जिंदगी इंग्लिश सीखी है। टेक्स्ट होती है, टीचर ट्रांसलेट करता है, उर्दू में करता है, इंग्लिश में करता है, और हम बड़े हो जाते हैं, हम इंटर कर लेते हैं और हम ग्रेजुएशन तक यही करते आते हैं। तो उसके बाद हमारे अंदर वो चूँकि डायरेक्ट थिंकिंग आई नहीं होती। यही वजह है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखती हैं तो वो कहते हैं कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये सबसे पुराना मेथड है, और इसको ब्रिटिश यूज़ करते थे टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। ठीक है, क्लर्क प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने यूज़ किया। इसके बाद एक आया था ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता था? आप सुनते थे और आप बोलते थे, उसमें आपकी लैंग्वेज डेवलप होती थी। फिर एक ड्रिल प्रैक्टिस मेथड आया था कि लिसन एंड रिपीट, उसमें भी तोते प्रोड्यूस होते थे। फिर इसी के एक डायरेक्ट मेथड आया था कि टीचर क्लास में आते हैं, आके वो टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके बाद वो चला जाता है और आप डायरेक्ट थिंकिंग की तरफ आ जाते हैं। इसका मसला ये था कि बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे जो आप डायरेक्ट मेथड में आसानी से नहीं समझा सकते थे। मिसाल के तौर पे अगर आपने दरिया का कॉन्सेप्ट देना है, रिवर, तो आप उसके लिए आधा घंटा बोलते रहेंगे और बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप रियलिया या उसकी एक पिक्चर दिखा देते थे कि लुक दिस इज कॉल्ड रिवर, वाटर, स्ट्रीम, ब्रुक्स, आप उसकी कैटेगरीज बता देते थे। अच्छा, अभी जो मॉडर्न चल रहा है और हर जगह पे बड़ा कॉमन है वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को कम्युनिकेट ही इंग्लिश में करवाते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की ना कि वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोले, वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, उसको जैसे भी आ रहा है। टीचर फिर बाद में उसको रेमेडियल क्लासेस देता है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम ग्रामर का आ रहा है उसको ग्रामर की चीज़ें समझाता है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम वोकैबुलरी का आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है, वो उसकी करेक्शन करता है। अब हर शख्स को तो पूरी डिक्शनरी हिफ्ज़ नहीं करवा सकते ना, तो जो जो उसकी नीड्स हैं, आप उसकी नीड्स के मुताबिक आप उसको रेमेडियल मेजर देते हैं, उसको रिसोर्सेज बताते हैं, और फिर वो ग्रेजुअली इसको सेल्फ लर्निंग की तरफ चला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब देखो आइसोलेट हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यस मैडम, सईदा फौजिया नाज कह रही है कि इंग्लिश इज नॉट एग्जैक्ट एज, ये मैं भी ये कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं तो एक होता है ट्रांसलेशन जिसमें आप कॉन्सेप्ट देते हैं, और एक होता है ट्रांसलिटरेशन। इसको समझने की ज़रूरत है। ट्रांसलिटरेशन का मतलब है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर देना, और जो ट्रांसलेशन है उसमें हम उसका कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये भी एक कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि हर जगह मेरा गला बैठा हुआ है तो ट्रांसलिटरेशन क्या होगी? माय थ्रोट इज सिटिंग, और ट्रांसलेशन क्या होगी? आई हैव गॉट अ सोर थ्रोट। तो काफी जो है वो इस एग्जांपल से जो है वो आपकी काफी जो है चीजें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह पॉइंट आपने बता दिया कि ट्रांसलेशन और जो ट्रांसलेटिंग आप कह रही हैं दो वर्ड, उनमें कितना मेजर डिफरेंसेस है कि हम किस तरीके से जो है वो करते हैं, और बच्चा भी किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहा होगा कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बच्चा जब वो हमारे उस दो वर्ड्स कैच करता है और फिर उस पर मीनिंग निकाल के वो ट्रांसलेट करना शुरू करता है कि सर शायद ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो है वो जबकि बिल्कुल उसको चीज़ को जो है वो कैच नहीं कर पाता। सर मुझे एक सवाल आपसे ये था कि हम बेसिकली जो है वो कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाएं, पूरा लेक्चर जो है वो आप इंग्लिश में दें। सर मेरा एक सवाल जो मैं अक्सर इस बात पे बहुत जल्दी घूम जाता हूँ कि ये बात जो है होती रहती है, तो मैं इस जो है ना वो बिल्कुल एक गूगल चैप्टर गा के दोबारा वही इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ जहाँ से मैं शुरू करता हूँ
कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं क्योंकि हमारे पास बुक्स तो इंग्लिश में है ही। अब मैं उस बुक को भी अगर इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ और साइंस इंग्लिश में ही है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज है तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। अब मैं उसको जो है अगर वो उर्दू में ट्रांसलेट करके या उनको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अगर बता भी देता हूँ, तो फिर ये एक होता है कि आप जो है वो उर्दू में नहीं पढ़ा सकते, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पढ़ाना है। तो सर अगर उसका कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इजियर वर्ड नहीं है जो मैं यूज कर सकूं क्लास में जिससे बच्चा जो है वो फेमिलियर हो जाए जल्दी से, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? यू आर टीचिंग अ सब्जेक्ट? जी सर, मैं यूजुअली साइंस और कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब पढ़ाने का मकसद क्या है आपका? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दैट? सर अगर साइंस की बात करूं तो मैं उनको जो है वो लाइफ के बेसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर क्यों है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस वजूहात पे बढ़ रहा है, अगर ये कम भी हो रहा है तो किस वजूहात पे हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो कॉन्सेप्शनल होती है जो उनकी डेली लाइफ में वो यूज कर रहे होते हैं, मेरा मकसद ये होता है कि उनसे उनकी आगाही करवाना कि जो है वो साइंस हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद रहती है जिसे हम कहते हैं, तो उस चीज से उनको वाकिफ करवाना और वो जो चीजें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या निज़ाम कुदरत अल्लाह ने रखा है उस चीज के काम करने का, वो चीजें जो है वो समझना एक कॉन्सेप्ट होता है साइंस में। तो देखें सर, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। सर ये बात मैं वही कह रहा हूँ कि मैं घूम फिर के अपने पॉइंट पर दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ कि मैं जवाब हो क्या आता हूँ। देखें, मकसद क्या है? अंडरस्टैंड करवाना, बच्चे को समझ आ जाए। इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप उसको कंफ्यूज कर दें। जो टर्म है, अगर एक टर्म उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही, मैं उसको उर्दू में भी समझाता हूँ, मैं उसको पंजाबी में भी समझाता हूँ। एट दैट टाइम आई एम अ टीचर, और मुझे पता है कि अगर ये एक टर्म है और इसका मीनिंग उसको नहीं आएगा तो मैं पहले इसको सर्च करूंगा कि उसका इंग्लिश में कोई सिंप्लीफाइड वर्जन अवेलेबल है। ऑनलाइन डिक्शनरीज हर जगह पे अवेलेबल हैं, मैं उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में देखूंगा, मैं उसको बाइलिंगुअल डिक्शनरी में देखूंगा। अगर मुझे मिलता है और उस बच्चे के लेवल के मुताबिक उसका जवाब है तो मैं उसको उसकी सिंप्लीफाइड वर्जन दूंगा। लेकिन मैं ये थोड़ी करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, अब वो बच्चा कहता है सर कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं, तो मुझे बताएं कि कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर चीजें डाली जाएं, ये वो, तो आप कितना लंबा टाइम लेंगे? तो आप कहें कंप्यूटर इज अ सिंप्लीफाइड मशीन, कैलकुलेशन मशीन है इसके अंदर। आप उसकी यूट्यूब से 2 मिनट की एक वीडियो डाउनलोड करें और बच्चे को क्लास में वो वीडियो दिखा दें मल्टीमीडिया पे, उसको सारी फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए आपने करना है। आईसीटी जो है, या जिसको कॉल भी कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, आप जो पढ़ा रहे हैं, अब बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट देना है बच्चे को क्लास के अंदर। आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आया, आप उसको वीडियो दिखा दें, उसकी सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दे दें। लेकिन जहाँ पे आपको वो कहते हैं ना ब्रीविटी, प्रिसाइज होना है। लेकिन प्रिसाइज होने का मतलब ये नहीं कि आपने मीनिंग को खा जाना है, कि यू आर वेरी प्रिसाइज, very brief in your words, but the student has not understood what you actually wanted to communicate. So communication में भाई आपने words करने हैं, रिपीट करने हैं, बार बार बताना है, उस कॉन्सेप्ट को इतनी बार रिपीट करने है कि उसको सिंक इन हो जाए। आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं, आप उसकी तस्वीर लेके जा सकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में है आप उसको रियलिटी की फॉर्म में लेके दिखा सकते हैं, आप उसकी एजुकेशनल विजिट रख सकते हैं। यू कैन यूज many resources in order to make the student understand what is actually the concept. So language should not be a barrier. ये बड़ा important point है सर इब्राहिम, language should not be a barrier. You can use any language which the student understands. आपके ये इल्म नहीं है, ये आपके अपने इल्म की वो प्रूफ नहीं देना अपने कि आप you can speak very difficult English. You have very highly complex vocabulary, and everybody should sit in awe and wonder, and they should be wonderstruck, rather thunderstruck, that the teacher is coming with very complex words and vocabulary. No,
वी हैव टू यूज स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स यहीं पे तो आती हैं। जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, जो टीचिंग अप्रोचेज हैं, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो यही तो आती है कि दे आर द ब्रिज बिटवीन आवरसेल्व्स एंड द स्टूडेंट। उस ब्रिज को तो हम लेके आएंगे तो हम चल के वहाँ तक चले जाएंगे। अगर हम ब्रिज को ब्रेक कर देंगे तो उसका प्रॉब्लम तो रहेगा। तो मैंने शुरू में क्या कहा कि टीचिंग जो है या स्पीकिंग जो है, इट इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस के एक सिरे के ऊपर टीचर खड़ा हुआ है, दूसरे सिरे के ऊपर आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब उसमें क्या चीज़ें कॉमन आनी है, आपकी लैंग्वेज आनी है, लैंग्वेज की क्वालिटी आनी है, आपका प्रोनाउंसिएशन आना है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स आनी है, वोकैबुलरी आनी है, आपका मीडियम क्या होना है, आपने उसको बोल के समझाना है, आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके समझाना है, आपने इसको हैंड आउट देने हैं, आपने इसको रियलिया देना है, आपने इसको किसी फील्ड विजिट पे लेके जाना है, आपने इसको मल्टीमीडिया के ऊपर चीज़ दिखा के एक कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये आपको तभी आएगा ना व्हेन यू आर वेरी मच कन्वर्सेंट विद ऑल द मेथोडोलॉजीज एंड यू हैव द रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप बेहतरीन, यू विल एंजॉय योर टीचिंग एंड द स्टूडेंट विल एंजॉय। और देखें स्टूडेंट एंगेजमेंट भी उसी सूरत में होगी। अगर आप मुश्किल वर्ड्स बोलेंगे, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही, तो द स्टूडेंट विल नॉट गेट एंगेज, ही विल बी शिफ्टिंग हिज फोकस। जी सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं बहुत ही एग्री हो गया हूँ कि जो है वो इस तरीके से जो है वो हमें करना चाहिए। सर इसमें बात जो है वो एक कि हम तो ये बात बाइलिंगुअल होना रहेगा या कुछ इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो थी वो हमारे पीछे जो थी मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट आपको कंटिन्यूसली यही कह रही होती है कि नहीं, आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज करनी है। आप दूसरी लैंग्वेज में कुछ भी करें, बोले ही ना क्लास में, आप सिर्फ इंग्लिश में ही बोले। तो क्या हमारी मैनेजमेंट को भी किस चीज का मिथ होता है? फिर मैं ये कहूँगा कि उनको जो इस इंग्लिश का जो मिथ है उसको कैसे आप रिमूव करेंगे सर, कि वो जो है वो थोड़ा सा हटे और टीचर्स को जो है वो थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे जहाँ पे जो है टीचर अपनी स्पेस पर जो है वो समझाने की कोशिश कर सके। क्योंकि एक बाउंड हो जाते हैं हम कि वो इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में ही पढ़ाना है, इंग्लिश में, इंग्लिश के अलावा एक लफ्ज यूज ही नहीं करना है। तो वो मैनेजमेंट की तरफ से जो होता है। और अगर उस वक्त अगर आप कहीं और पढ़ा रहे हैं और अचानक से जो है वो प्रिंसिपल या कोई आके आपके उस क्लास से बाहर गुजरते हैं और आपको देखते हैं उर्दू में, तो तकरीबन 10 मिनट बाद जैसे आपके क्लास का पीरियड खत्म होता है, आपको एक कॉल आती है कि हमारे ऑफिस में आ जाइएगा। और फिर वहाँ पे अच्छे खासी जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है उसकी कि आपने उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया। तो सर इसके बारे में फिर क्या करें हम? मैं इसका ये कहना चाहूँगा कि वो मैनेजमेंट शदीद कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, उसको एंग्लोफोबिया हो चुका है। मैनेजमेंट का कंसर्न बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि वो बचपन में हो सकता है कि उनका खुद इंग्लिश का कोई मसला रहा हो और अभी वो उस मसले को आपके ज़रिए वो चैनलाइज करना चाह रहे हों। एक अच्छी मैनेजमेंट जो होती है वो चाहती है कि बच्चों को समझ आए, उनके नंबर अच्छे हों, कंसेप्चुअल लर्निंग उनकी होनी चाहिए। तो एक तो जो मैनेजमेंट है उसकी डिग्री भी चेक करें, क्या वो एमए इंग्लिश है या नहीं है लिंग्विस्टिक्स में। तो अगर उनको नॉलेज ही नहीं है और वो सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, और देखें टीचर तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट से। टीचर्स आर द लिंक। टीचर तो वो हैं जो बच्चे बना रहे हैं, बच्चों की माइंड मेकिंग कर रहे हैं। टीचर को तो आपने फूलों की तरह रखना है। टीचर के फाइनेंशियल मैटर्स आपने हल करने हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट आपने करनी है, टीचर के साथ बैठ के मामला डिस्कस करने हैं। अगर एक टीचर गलत पढ़ा रहा है मैनेजमेंट की नज़र में, तो मैनेजमेंट का काम है इसको रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए, अच्छी जगह से करवाए, ब्रिटिश काउंसिल से करवाए, आगा खान से करवाए। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। ये अक्सर जगहों पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं हर जगह ये बताता हूँ कि मैनेजमेंट की अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ठीक है, इट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन। स्कूल या कॉलेजेस जो हैं वो मनी मेकिंग मशीन बन चुके हैं और इसमें वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ जी हम इसमें इंग्लिश 100% सिखा रहे हैं। वो ठीक है, वो बच्चा सीख जाएगा। जब हायर क्लास के अंदर जाएगा तो उसकी वो जो उर्दू की अंडरस्टैंडिंग है वो रिड्यूस हो चुकी होगी और वो 90%, 95% अगर वो क्लास 1 से चलता हुआ आ रहा है तो उसकी इंग्लिश डेवलप हो चुकी होगी। अब एक कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर को चाहिए कि वो जिस लेवल में भी उसको समझ में आ रहा है उसको समझाए
और जो मैनेजमेंट है उसका काम टीचर की इंसल्ट करना नहीं है। अगर टीचर की सेल्फ स्टीम नहीं रखी जाएगी, अगर टीचर इस खौफ का शिकार होगा, पढ़ाते हुए के बाहर से वीपी गुजरी हैं, प्रिंसिपल साहिबा गुजरी हैं, और इस खौफ के अंदर उसकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो बच्चे हंसना शुरू हो जाएंगे, बच्चों का ट्रस्ट लेवल जो है वो टीचर के ऊपर कम हो जाएगा, और वो एक दूसरे को मतलब कोनियां मार के कहेंगे वो देखो वीपी आ रही है और अभी टीचर की देखना क्या हालत होती है। तो ये किस किस्म का इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं? तो ये तो इन्वायरमेंट ही आपका एक लर्निंग वाला, ग्रोथ वाला, एक मोहब्बत वाला, एक सीखने सिखाने वाला होना चाहिए। मैनेजमेंट और टीचर्स का तो काम है दे शुड रिमेन ऑन वन पेज। अगर किसी जगह पे टीचर को मैनेजमेंट नहीं हायर किया ना, उसका इंटरव्यू किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखी है, उसको कंटिन्यू करवा रहे हैं, तो क्या उसको जलील करने के लिए कंटिन्यू करवा रहे हैं? अगर किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है किसी चीज़ की, तो आपका काम है कि आप उसको ट्रेन करें, आप उसको ग्रूम करें। तो मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, मैनेजमेंट को भी बैठ के इन चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैनेजमेंट इस किस्म का बिहेव करती है, आप उसकी डिग्री चेक करें, उसने प्राइवेट मास्टर्स किया हुआ है या रेगुलर किया हुआ है। और मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, एचआर करना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई मैनेजमेंट में है और उसने एमबीए एचआर नहीं किया हुआ या एचआर में आईबीए किसी अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, वो मैनेजमेंट टीचर्स का भी सत्यानाश करेगी। और वहाँ पे आप हमेशा याद रखें, टीचर्स का टर्नओवर हमेशा ज़्यादा होगा, वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्टाफ की पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी, वहाँ पे बच्चों और टीचर्स के दरमियान रिस्पेक्ट लेवल नहीं होगा, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर के ऊपर प्रेशर डाल के आएंगे और वो टीचर की रिस्पेक्ट कम होगी वहाँ पे, और टीचर वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और जो टीचर क्वालिफिकेशन इंप्रूव करेगा, अपने आप को बेहतर लेके आएगा, उसको कोई दूसरा 1000 रुपीज़ भी ज़्यादा ऑफर करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली भी उसको आपने कम सैलरी के ऊपर रखा हुआ है, और आप उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ग्रूमिंग भी नहीं कर रहे, और फिर आपने उसकी इंसल्ट करके रखी हुई है। अगर टीचर किसी वजह से लेट है तो आप उसका जलील कर रहे हैं। ओ भाई, ये नहीं पूछो कि व्हाई यू आर लेट, अब ये पूछो कि व्हाट मेड यू लेट। जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा टीचर्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, उसको ग्रूम करेंगे, उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम के तौर पे समझेंगे, तो आप देखेंगे वो कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे। ये जो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल्स के नाम है, आप देखिए वो कितना स्पेंड करते हैं टीचर्स के ऊपर, तो उनके टीचर छोड़ के नहीं जाते। वो साथ-साथ उनको फाइनेंशियली कहाँ तक ले के जाते हैं। मैं हैरान हुआ था कि ऐसे भी स्कूल है जहाँ पे टीचर की 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया सैलरी है। कैन यू इमेजिन? और वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि कराची में आप भी उन स्कूलों को जानते हैं और मैं भी उन स्कूलों को जानते हैं, और उन स्कूलों की कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती, और वहाँ पे बच्चे बड़ी गाड़ियों में आ रहे होते हैं। तो नहीं है, जिसको पता नहीं है कि लोगों को डील कैसे करना है, आपने उनको कैसे लेके चलना है, तो वो फिर वहाँ पे मसले मसाइल रहते हैं। जी सर, यहाँ पे जो है वो एक कमेंट सर मैं रीड करना चाहूँगा कि आई थिंक यहाँ टीचर्स को कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। टीचर्स आर नॉट जोक, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए दे डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट को भी ये बात समझनी है और बाकी सबको ये बात समझनी है कि टीचर जो है वो एक जोक नहीं है, और वाकई में टीचर का जो होमवर्क होता है वो एक लिहाज से बहुत ज़्यादा होता है कि वो उसको पूरी प्लान करना, उसको समझना, और उसको फिर कैसे उसको पढ़ाना है और कैसे उसको समझाना है, हर चीज़ को जो है वो मोल्ड कैसे करना है बच्चों के लिए, उसको इजी वे में कैसे लाना है, एक टीचर का काम होता है। और वो टीचर उसको बाखूबी अगर निभा रहा है, तो आई थिंक कि अगर बच्चा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहा है, उसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपका टीचर जो है वो बेसिकली अच्छा काम कर रहा है। बेशक उसको जो है वो इंग्लिश इतनी नहीं आती है, वो इतना फ्लुएंट नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को पोर्ट्रेट करने में बहुत अच्छा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा अच्छे से रहा है और बच्चे इसकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आई थिंक ही और शी इज़ अ सक्सेसफुल टीचर। सर और कुछ जो पॉइंट्स आप शेयर करना चाहें? टीचर कितने फ्रंट के ऊपर फाइट कर रहा है, टीचर घर में अपनी लाइफ को मेंटेन कर रही है,
जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए टीचर की एक अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, टीचर की एक प्रोफेशनल लाइफ है। 30-35 बच्चों को पढ़ाना, उनकी कॉपियाँ चेक करना, उनकी प्रोग्रेस लिखना, उनको एंगेज करना और 8 में से 6-6 7-7 पीरियड लेना, फिर घर जाके अपने मामलात को सँभालना और फिर आप सैलरी वाइज़ भी उसके इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है टीचर के पास और उसके अपने बच्चे भी हैं। तो आप देखिए कि टीचर कितने सारी जगहों पे डिवाइडेड है मेंटली और वहाँ पे आप उसकी फिर सेल्फ एस्टीम हर्ट कर रहे हैं। आप उसको बार-बार आके चेक कर रहे हैं, आप उसको तस्दीक का निशाना बना रहे हैं, आपने कोई को फ़ेवरेट रखा हुआ है, ठीक है? और जो आपको चापलूस नहीं है, जो काम से काम रखते हैं, जो आपको आके शिकायतें नहीं लगाते, उनको आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए इसके अंदर बड़ी गड़बड़ है। टीचर को फिर पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है। आप जाके देखें कि कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है? पेरेंट फीस पे कर रहे हैं बट दे हैव नॉट परचेज़्ड द टीचर्स, बट दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक दे हैव परचेज़्ड द टीचर्स। और वो किस तरीके से उनके ऊपर उठ-उठ के आ रहे होते हैं और अपने बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको मॉनिटर करने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, मिस अलीज़ा ने लिखा है कि व्हेन टीचर इज़ सिंसियरली इंडल्ज इन टीचिंग, शी विल नॉट इवन बॉदर हू पासेस बाय आउटसाइड द क्लासरूम। यस, वेरी राइट, मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ, टीचर विल नॉट बॉदर। लेकिन अगर वालेकुम अस्सलाम मैम सुमैर अर्शद, लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट फिक्स्ड माइंडेड है, मैनेजमेंट ने सोचा हुआ है कि इस टीचर को मैंने टारगेट करना है और वो बार-बार आपकी क्लास में आके बैठेगी और बार-बार ऑब्जर्व करेगी और स्टूडेंट के सामने आपको नेगेटिव फीडबैक देगी और क्या होगा फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद? वो मैनेजमेंट जब भी बाहर से गुज़रेगी ऑटोमेटिकली, यू आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। हमारी अगर कोई रिस्पेक्ट करेगा, हमें कोई अच्छे तरीके से एड्रेस करेगा, हमारी बातों के ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा, हम ग्रो करेंगे। हमारी ग्रोथ स्टूडेंट्स की ग्रोथ है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ स्कूल की ग्रोथ है, ये साइकिल समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अब मैं एक टीचर हूँ, आप मेरे ऊपर मिसट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बार-बार आके चेक कर रहे हैं, आप मुझे मेरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है? बच्चे मिक्स्ड एबिलिटी होते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ सीरियस बच्चे होते हैं। आप शरारती बच्चों को लेके, ये जो पढ़ते नहीं हैं, जो क्लास में पीछे रहते हैं, उनको बुनियाद बना के और आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना। तो टीचर और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और मैनेजमेंट इन सब को मिल बैठ के कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी इंटरैक्शन। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर टीचर्स आर कमिंग, वेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग, वेयर देयर पेरेंट्स आर कमिंग एंड वेयर मैनेजमेंट इज़ कमिंग। तो इफ दे आर इंटरैक्टिव, इफ दे आर सपोर्टिव, इफ दे आर कोलैबोरेटिव, इफ दे आर सिनर्जेटिक, तो वो कैसे ग्रोथ करेगा? और बच्चा जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल में टाइम गुज़ारता है। तो स्कूल में अगर टीचर ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अगर टीचर की आपने सैलरी बेहतर नहीं की हुई, टीचर बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और देखिए सबसे बेस्ट जो इंसेंटिव होता है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। आप टीचर को प्रेज़ करें, सर्टिफ़िकेट दें लेकिन पैसे भी दें, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ करें और जो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लेके आएँ, आप उसकी ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ करें। आप ज़्यादा मार्जिन अपने पास ना रखें, आप मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करें और आप देखेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँगे, ज़्यादा पेरेंट्स आएँगे, आप अपनी फीसें फिर अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये नहीं हो कि आप फीसें इंक्रीज़ करें, टीचर की तो वही सैलरी हो और आप एक और ब्रांच खोल के बैठ जाएँ। तो ये एक बाहमी इंटरैक्शन की ज़रूरत है। जी सर, यहाँ पे जो है एक मोहम्मद नईम साहब ने जो है कमेंट किया हुआ है कि यस, अप टू नाउ वी जस्ट अंडरस्टैंड दैट हैवी होमवर्क इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, बट वी मस्ट रियलाइज दैट रियलिटी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रंस लर्निंग। हम यही समझते हैं कि होमवर्क जो जितना टीचर जो है वो होमवर्क देता है वो उतना अच्छा पढ़ा रहा होता है। तो ये भी जो है वो हमारे पास एक मिथ जो है, एक फॉल्स मिथ है हमारे पास कि ज़रूरी कि जो होमवर्क दे रहा है वो वही सबसे अच्छा पढ़ा रहा है। हो सकता है कि वो जो सबसे ज़्यादा होमवर्क दे रहा है वो इससे बुरा भी पढ़ा रहा होता है, ये भी हो सकता है। वाइस वर्सा हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं इस चीज़ के। ये माइंडसेट है मेरे भाई, एक माइंडसेट है। बच्चा जितना ज़्यादा होमवर्क में बिजी रहेगा, पेरेंट्स खुश हैं, बड़ी पढ़ाई हो रही है। आप समझ रहे हैं? अगर बच्चा घर में आके उसका होमवर्क ही टीचर ने सारा करवा दिया है, ठीक है, और घर में आके वो खेलता है, तो वो पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है? तो देखिए ये तो सबको ऑनबोर्ड करने की ज़रूरत है ना। फिर हमारा सिलेबस इतना लेंथी होता है कि टीचर भी मजबूर है।
उसके सारे चैप्टर क्लियर करवाने हैं। आप समझ रहे हैं? तो अब देखें ना, फिनलैंड के अंदर क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जापानीज का क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, कैम्ब्रिज के अंदर क्या है। कैम्ब्रिज में ठीक है किताबें ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमारे उर्दू मीडियम के अंदर है। वहाँ पे कंसेप्चुअल लर्निंग है, हमारे यहाँ रटा सिस्टम है। हमें लंबे लंबे सवालों के जवाब लिखने हैं, माशरती इल्म में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, ठीक है, इंग्लिश ऐसे के अंदर हमें पेजेस भरने होते हैं, और जो पेजेस भर रहा होता है वो रट्टे के बगैर नहीं भर सकता। तो हम अनकॉन्शियसली एक विशियस सर्कल के अंदर हैं, जिसमें हम रट्टे के खिलाफ भी हैं और रट्टे को प्रमोट भी कर रहे हैं। हमारा एग्जाम भी सारा रट्टे के ऊपर चल रहा है। तो ये तो देखें। हाँ जी, बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की जगह पे हम रूट लर्निंग ही करवा रहे हैं। और अगर हम एक सिनेरियो अगर हम देखें तो हम जो शुरू से बच्चे को कहते हैं बेटा अपनी सोच से लिखो, अपनी सोच से लिखो, लेकिन जब उसके वो 9 और 10 आती है, क्लास 9 10 आती है, बच्चे सेकेंड ईयर आता है, तो हम उसको काउंट करते हैं, नहीं जो कॉपी में मैंने लिखा है वही लिख के लाना है। तो हम 1 से लेके 8 तक उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के, और 9 10 जब उसको वहाँ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का प्रेजेंट करना होता है, तब हम कहते हैं बेटा रोड लर्निंग पे आ जाओ। अब रोड लर्निंग में करनी है, अब वो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल टाइम खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल एक फैक्टर हमारे पास मौजूद है जो समझने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पे सर एक अपना जो बिलीव है वो शेयर करना चाहूँगा कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चे को, तो वो कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए, चाहे वो रोड लर्निंग वाला एग्जामिनेशन पेपर हो या कोई भी तरीके का पेपर हो, वो उसमें अच्छा लिख सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है उसको वो चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जो ये सेशन दे रहे हैं, अगर मुझे कम्प्लीटली समझ में ना आए, तो मैं ये बोलूँगा सर अपने नोट्स दे दें, मैं वो रट्टा लगा दूंगा और कल आपको इसका टेस्ट दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आई नो कि मैं जब आप मुझे सवाल देंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बहुत सारी चीजें बिल्डअप कर सकूंगा। और यही हमें बच्चों को एक तरीके का सिखाना होता है कि दैट यू कैन डू इट। It's just a understanding part that you have to do it, and then you are able to achieve any sort of target which was given to you. और देखें यहाँ पे हमें ये भी तो देखना, अब मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक एकेडमी है, मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं उस कोचिंग सेंटर में बच्चे कहाँ से लेके आऊँगा? गेटिंग द पॉइंट। तो हमारे प्रोफेशन में भी तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। फलां के नोट्स ले लो इंटर के लिए, फलां के नोट्स ले लो कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने सबसे पहले क्या बात बोली, वेदर वी आर टीचर बाय चॉइस और बाय फोर्स। और देखें कि हम में से 80% बाय फोर्स हैं। कोई और जॉब नहीं मिली, बीएड किया, चलो भाई टीचिंग में आ जाओ, एकेडमी ओपन कर लो। तो हमारा भी तो फॉल्ट है ना एज ए टीचर। ठीक है, अगर हम हर चीज़ ही क्लास के अंदर दे दें तो बच्चों को तो एकेडमी में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो स्लो लर्नर है आप उसको क्लास के पास टाइम दे देना, थोड़ा समझा दे, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हम भी तो बिजनेस माइंडेड है ना, हम सारी चीजें मैनेजमेंट के ऊपर तो नहीं लेके आ सकते ना। आर वी फुली कमिटेड टू आवर स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है, एक और चीज ये है कि वो नंबर 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 रट्टा 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 उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। एक बच्चा 4/4 GPA लेता है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, मार्केट में उसको जॉब नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है? इस चीज़ के ऊपर 20 साल रिसर्च की थी हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, नाम भी इसका हार्वर्ड है, HOWARD, और उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च की थी। और उसने इसी के ऊपर रिसर्च की थी कि फुल GPA लेने के बाद भी बच्चा मार्केट में जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है वो ग्रो नहीं करता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उसने ये वाली निकाली कि बच्चे में ह्यूमन स्किल्स नहीं है, उसमें पीपल स्किल्स नहीं है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, वो लोगों से बातचीत करने का हुनर नहीं सीखता, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो सोशेबल नहीं है। तो आपने बच्चे को सब्जेक्ट के साथ साथ जो बाकी की पीपल इंजीनियरिंग है, ह्यूमन इंजीनियरिंग है, आपने वो भी तो सिखानी है। आपने इसके एक्टिविटीज़ में भी तो लेके आना है। अगर आप उसके ऊपर 50 किताबों का बोझ लाद देंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो ग्राउंड में भी जाए, वो क्रिकेट में भी हिस्सा ले, वो हॉकी भी खेले, वो डिबेट्स में भी जाए और नंबर भी पूरे ले, तो हम तो डिप्रेशन के पेशेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे स्कूल जो हैं वो
डिप्रेशन की फैक्ट्रियां बन चुके हैं। यहाँ पे टीचर भी डिप्रेशन का शिकार है, बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर वो एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो ट्राइंगल है हमारा बूस्ट इकोनॉमिकल नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, तो उसमें हम नॉलेज तो दे देते हैं, स्किल्स और एटीट्यूड डेवलप करना भूल जाते हैं। वो नॉलेज के पीछे हम इतने लगे होते हैं कि वो बाकी दो कॉलर्स हम भूल ही गए होते हैं कि हमें वो भी बच्चे के अंदर डेवलप करने होते हैं। बच्चा टीचर से सीखता है। क्या हमारा एटीट्यूड है ऐसा कि बच्चा उसको फॉलो करे? क्या हम हाइपर होते हैं या बच्चे से प्यार से बात करते हैं? क्या हम बच्चों को फेवरेट नहीं कर लेते? क्या हम बातों का जिद्दी नहीं हो जाते? क्या हम बातों का बाद बच्चों को टारगेट नहीं कर लेते? तो ये एटीट्यूड है ना। देखें, एक चीज है उसे हम कहते हैं इमेज। इमेज इमेज से क्या बनता है? इमेज इज एन एब्रिविएशन, इट इज एन एक्रोनिम ऑफ 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स। ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन कैसा है दूसरों के ऊपर। एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, आप चलते कैसे हैं। ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक ओवरऑल व्यू पेश करता है। ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एटीट्यूड इज डेवलप्ड व्हेन यू आर वेरी मच इन योर इन्फेंसी। जब आप एक बच्चे होते हैं तो आपका एटीट्यूड वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाता है, आप घर से। ठीक है। और उसके बाद IMAG, G is grooming. Grooming and attitude are related to each other. Grooming is very hard to change. ये वो हार्ड डिस्क है जो लिखी जाती है, जो बड़ी मुश्किल से फॉर्मेट होती है, हो जाती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और सेल्फ हिप्नोसिस के लिए हो जाती है, लेकिन उसके लिए जिसकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हो। और आखिर में है ई फॉर एटिकेट्स और मैनर्स। ये 5 चीज़ें मिले तो आपका इमेज बनता है। आपका इंप्रेशन कैसा है लोगों के ऊपर, आपके चलने फिरने की चाल ढाल कैसी है आपकी, क्या आप रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं या आप स्नेल पेस के ऊपर चल रहे हैं या आप एक एवरेज बावकार तरीके से चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपका इंप्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, लर्निंग वाला है, फिक्स्ड है, ग्रोथ माइंडसेट है, सोशल माइंडसेट है, हेल्पिंग है, सपोर्टिव है, प्रोएक्टिव है, वो कैसा आपका एटीट्यूड है। आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप घर में कैसा माहौल आपको मिला है। अगर घर में पेरेंट्स की लड़ाई होती है तो गुस्सा आपके अंदर एक नॉर्मल आंसर होगा, उसको फिर निकालना पड़ेगा। उसकी टेक्निक्स है ना, 5 AM क्लब पूरी किताब एक लिखी हुई है। मॉर्निंग में वॉक करें, रनिंग करें, एक्टिविटीज में जाएं, फोकस चेंज करें, तो आप उसके ऊपर भी काबू पा सकते हैं। तो आपके एटिकेट्स और आपके मैनर्स कैसे हैं। अगर आपके अपने मैनर्स अच्छे नहीं है तो बच्चे आपसे क्या चीज़ें ले रहे होंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात से जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो मुझे नॉलेज आज मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली होंगी। व्यूअर्स से दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके पास कोई सवाल जो आप सर से पूछना चाह रहे हो तो काइंडली जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख के भेजिए, ताकि उस चीज़ को जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें जो आप चाहें। तो बाकी सर हमारे पास मौजूद हैं, ये आपको गाइड करते रहेंगे और मुझे भी गाइड करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी जो बातें सर आपने कही हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल हैं, और रियल लाइफ में अगर हम इसको सिनेरियोस को अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को वाकई में जो है वो अपने सामने होता हुआ देखते हैं, लेकिन किसी तरीके से हम इसको इग्नोर भी कर रहे होते हैं, और किसी तरीके से जो है वो हम इसको नज़रअंदाज भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ कभी रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही एक चीज़ हम जो है वो दिमाग में माइंड सेट हम देख के बैठे होते हैं कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक सिर्फ ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास एक छोटा सा जुमला होता है कि बेशक आप बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ टीचर, लेकिन हम वहाँ जो है वो ये सिर्फ बोल के पीछे हट जाते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाकी जो वो फिर सिस्टम जो है वो उस तरीके से बिल्कुल जो है जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलना शुरू कर देता है। सो व्यूअर्स, अगर आपके कोई सवाल जो है अगर उससे रिलेटेड से कि मिथ ऑफ इंग्लिश लर्निंग के क्या हो सकते हैं, और कुछ आप पूछना चाहें सर से इंग्लिश के बारे में या जनरल बात, तो प्लीज़ सर जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए, ताकि जो है वो हम इस बात को डिस्कस कर सकें। बाकी सर ओवरऑल आपके साथ वाकई में जो है वो सेशन करने में काफ़ी हद तक मुझे मज़ा आता है,
जो पहला सेशन आपका रहा वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंजॉयबल रहा मेरे लिए, और आज का सेशन भी जो मैंने अपनी कुछ बातें आपसे डिस्कस की और आपने जिस तरीके से उन सवालों के मुझे जवाब दिए हैं, वाकई जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो है वो बहुत कुछ सीखने का हमें बाकी है, और इंशाल्लाह जो है वो हम आपके साथ रहेंगे तो और भी बहुत कुछ सीखेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि हम जो है वो ये कह सकें कि जो है सीखा है, जो सीखे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास एक है कि टीचर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो उम्मीद है कि मैं इस बात को बिल्कुल कोट यहाँ पर सही करूँगा कि इस उम्र में जहाँ मैं टीचर बन चुका हूँ वहाँ पे भी जो है वो मैं आपसे सीख रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरी ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे ही प्रोफेशन के हिस्से में है, और यहाँ हम दोनों एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं, और बिल्कुल ओपन माइंडेड टीचर को होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी, ताकि वो जो है वो एक दूसरे से सीख सके। सर यहाँ पे जो है वो एक जो फ्रेजर सना जो है वो एक सवाल कर रही है कि प्लीज मेंशन द नेम्स ऑफ दोज ऑथर्स अगेन whom you have mentioned in the beginning। तो सर मैं चाहूँगा कि आप जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो कुछ ऑथर्स के नाम्स और उनकी जो बुक जो आपने इस वक्त सेशन के अंदर डिस्कस की थी, तो वो उनको जो है वो आप लिख दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो उनको गो थ्रू कर सके और उससे जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकें। जी बिल्कुल ठीक है। ये नजर आ रहे हैं आपको नाम? कैन यू सी? यस सर, आई कैन सी, बट आई थिंक क्योंकि लाइव कमेंट्स में तो मैं नहीं जा पा रहा, तो मैं फिर प्राइवेट उसमें वो कर रहा हूँ। ओके मैं यहाँ से जो है वो कर देता हूँ। व्यूअर्स ये जो नाम्स मैं शेयर कर रहा हूँ ये सर ने जो है वो भी इस सेशन के दौरान जो है कुछ बुक्स वगैरह के नाम लिए थे, तो मैं इनको आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको गो थ्रू कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल इस बुक के ज़रिए या कोई भी सवाल आपके पास हो तो प्लीज़ फील फ्री कि आप हमें कांटेक्ट करें, ताकि हम जो है वो और उस अगर सवाल की बेसिस पर अगर हो सके तो हम उन सवालों की बेसिस पर भी सर के साथ एक सेशन ज़रूर रखेंगे, जहाँ पे आपके उन सवाल को जो है वो सर जो है वो रिप्लाई करेंगे, और उस पर मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरी करेंगे। सो और मैं सर देखो सर प्लीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इंग्लिश के लिए 2 चीज़ें याद रखें, लिसनिंग एंड रीडिंग। नेटिव स्पीकर का कंटेंट लें, लिसनिंग करनी है तो लिसनिंग का बेहतरीन आप ब्रिटिश का सर जो है वो हमारे स्टूडियो से थोड़े आउट हो चुके हैं, टिल देन मैं उनको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो दोबारा ज्वाइन करें।
सर इज बैक। आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो कि जो है वो आई थिंक क्या हुआ कि आप जो है वो हमारे ब्रॉडकास्ट से आउट चले गए। आई डोंट नो, आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि अचानक से जो सर बोलते बोलते जो है वो गायब कैसे हो गए। वो बिल्कुल जादू वाला सीन मुझे समझ में आ गया कि जादू से जो बंदा गायब हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या हो गया अचानक से, सर कैसे गायब हो गए। जी सर, आप कुछ रीडिंग और उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि अपने देखे बेसिकली हमारा टॉपिक था इंग्लिश। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप जो किताबें रीडिंग के लिए लें वो आप नेटिव स्पीकर की लें। ग्रामर की बुक पढ़ें तो एक अच्छे ग्रामरियन की बुक गो थ्रू करें और लेटेस्ट एडिशन लें। पुराने एडिशन पे ना जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। इसी तरीके से वोकैबुलरी के हवाले से आप जो इंडिपेंडेंट और ये मुख्तलिफ यूके के न्यूज़पेपर हैं, अभी तो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू करें। जो बेस्ट बुक्स हैं आपकी लिबर्टी में मिल जाती हैं आपको, वो जाके आप परचेज करें और उसके ऊपर अपना कंटेंट बेस करें। और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आपके पास ये BBC इंग्लिश और ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं कुछ रिसोर्सेज भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आ जाएगी। तो आप इनको साथ लेके चलें और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर आप लोगों को बड़ा इमीडिएट उसमें चेंज आने शुरू होगी। और मैं ये जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो है वो इससे जो सर हम ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जो आप बुक शेयर कर रहे हैं उनसे हम ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और सर ने जो है वो फर्स्ट सेशन के बाद जो हमें हमारे साथ काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और वाकई में जो वो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी फ्रूटफुल थी। मैंने इनसे जो है कुछ किताबें जो है वो ली भी थी और वो पढ़ने के बाद जो है वो मैंने अपने अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें एनालाइज करना शुरू कर दी थी और काफ़ी जो है मुझे फ्रूटफुल रही है। सर मैं वो बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी फ्रूटफुल रही है मेरे लिए और मैं उनको अभी कुछ चंक्स बाकी हैं जो रीड करना बाकी है मेरे, मैं रीड कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जितना मैंने रीड किया है उससे मुझे जो है वो एक समझ लीजिए हर एक चीज़ में जो है मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है वो बिल्कुल इस तरीके से जो है वो मुझे करनी चाहिए और यहाँ पे मेरी लैकिंग है और यहाँ पे जो है वो मेरा एक प्लस पॉइंट जो है मैं अपने आप को वहाँ पे भी जरूर उस बुक से देख सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल नॉलेज विद अस। तो इंशाल्लाह जो है वो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह मजीद आपसे इस तरीके की ट्रेनिंग और इस तरीके की जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस हम आपसे रहेंगे ताकि हम अपने आप को भी ग्रूम कर सकें और हमारे व्यूअर्स भी जो है वो हमारे साथ साथ आपके रहनुमाई के अंदर जो है वो कर सके। सो स्मार्ट एकेडमी की तरफ से सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है वो अपना कीमती वक्त हमें दिया और उस कीमती वक्त में से इतनी मजीद और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की। सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I am really honored. I am really honored. I am heartily thankful to you, sir, for arranging this interaction between me and your participants. I'm also full of gratitude for your participants who are waking up even at this point of time. अभी इतनी रात को भी वो लोग ऑनलाइन हैं और हमें सुन रहे हैं। I am so grateful. I am all the time available for you people. Thank you very much. Thank you so much. जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का सेशन पसंद आया होगा और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। सो कल हमारा एक और सेशन है जो है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। कल का सेशन के हम आगे जो है वो लॉकडाउन दोबारा जो है वो सुनने में आ रहा है, तो हो सकता है कि जितने भी टीचर्स हैं उनको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़े। तो प्लीज़ कल का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, जिसमें आपको कुछ टिप्स जो है वो हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से देंगे। तो प्लीज़ कल जो है वो हमें ज्वाइन। कल का सेशन जो है वो तकरीबन दोपहर के 3:30 बजे हमने शेड्यूल किया हुआ है, तो प्लीज़ डोंट मिस इट और उस सेशन में जो है वो ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और अपने उस फीडबैक और अपने आइडियाज़ को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो टिल देन अपने आप ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि अपनी दुआओं में भी मुझे याद करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।